औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, शहज़ादा शौकत प्रोग्राम सनत व मईशत में आपके साथ। मुस्लिम उम्मा एक राहबर की तलाश में है। पाकिस्तानी कौम एक रहनुमा की तलाश में है। 70 साल, 75 साल, 78 साल का अरसा गुज़र गया और हम एक रहनुमा की तलाश में लगे। हमारी मईशत भी कमज़ोर, हमारी सनत भी कमज़ोर, और ये प्रोग्राम का नाम सनत व मईशत। हमारी हमेशा कोशिश रही है 10th मैन रूल की, जो इसराइल का रूल है कि तमाम पॉलिसीज़ में 10th मैन का एक रोल होना चाहिए, क्रिटिकल एनालिसिस होना चाहिए ताकि फ्यूचर में कोई गलती ना हो। अगर पॉलिसी ये बनाई गई है कि इस मुल्क का मुआशी लॉस कम से कम हो, तो उस पॉलिसी को अगर हम क्रिटिसाइज करेंगे ताकि लॉसेस कम से कम हो सकें या ना हो सकें, तो वो जो 10th मैन पॉलिसी का जो रूल है उसके तहत उसकी जॉब है कि उसने उसको क्रिटिकली देखना है। जब हम क्रिटिकली देखेंगे तो कामयाब होंगे, वो पॉलिसी कामयाब होगी। अगर हम पाकिस्तान में देखें तो हज़ारों पॉलिसीज़ हैं फेडरल और प्रोविंशियल लेवल में, लेकिन क्या उसमें कोई 10th मैन रोल, कोई रूल के तहत कोई रोल अदा कर रहा है? और अगर ये पॉलिसीज़ पाकिस्तान को मुआशी तरक्की की तरफ लेके जा रही हैं, लॉन्ग टर्म बेसिस पे स्ट्रक्चरल रिफॉर्म उसके इस तरीके से इस्टेब्लिश हैं कि लॉन्ग टर्म बेसिस पे उसके बेनिफिट हैं, तो वो कामयाब पॉलिसीज़ हैं। लेकिन अगर हमारा पहिया रिवर्स है और हमें पॉलिसीज़ बेनिफिट नहीं दे रही और शॉर्ट टर्म पॉलिटिकल बेनिफिट हैं, तो इसके तहत अगर वो पॉलिसीज़ में कोई फ्लॉ है तो इसका मतलब है कि 10th मैन रूल वायलेट हो रहा है। IMF की रिपोर्ट 458 पैराग्राफ्स, 92 ऑब्जर्वेशंस, 195 इकोनॉमिक प्रॉब्लम विद रिस्पेक्ट टू करप्शन और लीगल एंड गवर्नेंस, नॉट विद रिस्पेक्ट टू SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो यूनाइटेड नेशन के हैं। एक भी प्रॉब्लम ऐसी नहीं आइडेंटिफाई की जिसमें कि आम पाकिस्तानी एज ए बेनिफिशियरी उस पॉलिसी का हो, उस प्रॉब्लम का हो जो IMF ने डायग्नोज की हो। तमाम के तहत एंटी मनी लॉन्ड्रिंग कहाँ है, लीगल इश्यूज क्या है, करप्शन कहाँ हो रही है, स्टेट ऑर्गन का नेगेटिव रोल है, स्टेट ऑर्गन्स को प्राइवेटाइज किया जाए, यही पूरा उस IMF रिपोर्ट का मुद्दा है। आज PIA भी प्राइवेटाइज हो जाएगी। हम कहाँ खड़े हैं, इस्लाम कहाँ खड़ा है, इस सिलसिले में आज हमारे मेहमान हैं राना नदीम साबिर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया, शॉर्ट नोटिस पे ज्वाइन किया। आज हमारे साथ एक और इकोनॉमिस्ट थे मंसूर आफरीदी साहब, लेकिन वो किसी वजह से नहीं आ सके। बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन। सर ये आज प्राइवेटाइजेशन होनी है PIA की, IMF कहता है जी आप अपने स्टेट ऑर्गन बेच दें। अब स्टेट ऑर्गन बेचना इस्लामिकली कितना हलाल है, कितना हराम है, लेकिन अगर हम इसको कंपेयर करें चाइना के साथ, हजारों SOEs हैं, एक भी प्राइवेटाइज नहीं है, सब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स हैं, और उसी में या गवर्नमेंट ऑन है या अगर प्राइवेटली किसी का इनपुट है। तो वो कल एक इकोनॉमिस्ट थे हमारे तौसीफ जमान साहब कह रहे थे कि शहजाद साहब मैं एक एक्सपर्ट के साथ बैठा, उसने कहा जी हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु का विजन है कि जिसके तहत पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मार्ज़े वजूद में आई। तो आज हम अपनी SOEs को बजाय इसके कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को फोकस करते हुए इसको देखें, हम इसको 100% शेयर दे रहे हैं। इसके पीछे क्या बैकग्राउंड है, आप एज ए लीगल एक्सपर्ट क्या समझते हैं कि क्या हो रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, किसी भी चीज़ को प्राइवेटाइज़ कर देना, फिर दूसरे डिपार्टमेंट को प्राइवेटाइज़ कर देना, ये किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए नुकसानदेह है। बेसिकली जो स्टेट होती है वो हर लिहाज से मजबूत है, स्ट्रॉन्ग है, और वो इस पोजीशन में है कि वो किसी भी लॉस को या किसी भी रिस्क को प्ले कर सकती है, फेस कर सकती है, उसको लॉन्ग टर्म में ले जा सकती है। तो सबसे पहली बात तो यह है कि इस तरह प्राइवेटाइजेशन करना कोई अच्छा अमल नहीं है। दूसरी बात यह है कि जब आप प्राइवेटाइज कर देते हैं
तो यकीनन जो पर्सन उसको ख़रीद रहा है, जो कंपनी उसको चला रही है, वो तो अपने बेनिफिट्स को देखेगी, वो पब्लिक वेलफेयर को नहीं देखेगी, वो इंडिविजुअल को नहीं देखेगी, वो इंडिविजुअल को बेनिफिट नहीं देगी, क्योंकि उसने तो बिजनेसमैन IQ के हिसाब से उसको रन करना है ना। तो उसके लिए सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि अगर आप उसे प्राइवेटाइज ना करें, उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की भी जितनी ये स्ट्रेटजीज थी, हत्ता कि आप अंदाज़ा करें कि जो चरागाहें थी उनको भी हुकूमत सुपरवाइज करती थी, उनके अंदर भी उनका रोल होता था। दीगर जितने भी अमूर हैं, बैतुल माल है, जो लोगों के इजनास पैदा करने की सलाहियत है, जो उनकी फसलें हैं, जो भी कारोबार है, वो हर चीज़ में गवर्नमेंट अगर इन्वॉल्व नहीं होगी तो वो हर बंदे तक, हर इन फर्द तक उसका बेनिफिट नहीं पहुंच सकेगा। इसलिए प्राइवेटाइज करना तो बहुत बड़ी गलती सर है। इसमें देखें, मैं नदीम साहब, मैं विद ड्यू रिस्पेक्ट टू माय फ्रेंड्स जो पॉलिटिकल पार्टीज थी, 1980 में हम वन ऑफ द टॉप एयरलाइन थे कि हर 6 मिनट में कहीं ना कहीं दुनिया में PIA का जहाज़ या लैंड कर रहा है या ऊपर उठ रहा है। अब वो एयरलाइन जो माँ है बहुत सारी एयरलाइंस की, ये कोई छोटी बात नहीं है कि 24 घंटे में पूरी दुनिया में हर 6 मिनट में PIA का जहाज उड़ रहा है या लैंड कर। सो आज उस माँ को हमने पहले उस माँ के साथ, जो हमारी PIA एयरलाइन, जिसको कल भी तौसीफ जमान कहा, ये हमारी माँ है, ये माँ थी एयरलाइनों की, जिसको अब हम कहीं किसी और को दे रहे हैं। पहले पॉलिटिकल पार्टीज ने अपनी इलेक्शन कैंपेन में इनकैपेबल हायरिंग्स की, अब वो हायरिंग पॉलिटिकल बेनिफिट तो मिल गया लेकिन PIA खराब होगी। अभी भी कैपेबल लीडरशिप नहीं लानी, उस तरफ नहीं गए क्योंकि IMF का प्रेशर है, हम इसको प्राइवेटाइज करने की तरफ आ गए। 2022 में हमने कोशिश की लेकिन नहीं हुआ, तो हमने 800 अरब रुपए की लायबिलिटी इसमें बाहर निकाली, वो दूसरी कंपनी में ले गए और उसके बाद कहा जी अब ये एयरलाइन क्लीन है, लायबिलिटी फ्री है, अब आप ये ले लें। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि पॉलिसी क्या दी है हमारे दोस्तों ने? पॉलिसी ये है कि ए दोस्त मेरे इन्वेस्टर, 80 अरब रुपए हमारे इस बैंक अकाउंट में डाल दो PIA के, अगर आप बिड जीत गए, 80 है, 100 है, जितनी भी है, और ये पैसे भी आपके, एयरलाइन भी आपकी। ये है पॉलिसी कि 75% शेयर अभी 80 अरब के साथ मिनिमम और 12% प्रीमियम के साथ बाकी 25%, ये पैसे भी आपके, एयरलाइन भी आपकी, 15 दिन बाद चाहे वो पैसे निकाल के घर चले जाएं और एयरलाइन जो है उसको फ्लॉप कर दे, एयरलाइन उसको फ्लॉप कर दे। देखिए असल में बात फिर वहीं पे आ गई कि बिजनेसमैन ने तो बिजनेस करना है। अब हमारे यहाँ प्रॉब्लम जो हो रहा है कि अगर हम कुछ हिस्ट्री को देखें तो बहुत सी पॉलिटिकल पार्टीज़ में बहुत से ऐसे करैक्टर्स पैदा हुए जिन्होंने पाकिस्तान की जितनी भी एयरलाइन है, स्टील मिल है, इस तरह के जितने भी हमारे स्ट्रॉन्ग बिजनेसेस हैं, उसके पैरेलल उन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया और उसके बाद हमारी कौमी एयरलाइन आहिस्ता आहिस्ता फ्लॉप होना शुरू हो गई। बेसिकली ये बात है कि ये पॉलिसीज ऐसी बनाई गई कि उसको फ्लॉप इंटेंशनली किया गया। मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ी करप्शन है। हमें इसको प्राइवेटाइज करने के बजाय सबसे पहले ये देखना था कि इसके प्राइवेटाइज या इसके फ्लॉप होने की वजूहात किन लोगों ने पैदा की, उनको भी प्रोसिक्यूट किया जाए ना। अब तो कानून बड़ी तेज़ी से अमल कर रहा है और उसके अंदर आप देख रहे हैं कि जहाँ जहाँ किसी ने करप्शन की है, जहाँ किसी ने मुल्क का नुकसान किया है, सॉलिडारिटी या इंटेग्रिटी के अगेंस्ट आया है, तो उसको पेनलाइज किया जा रहा है। तो इस बात पे भी अगर थोड़ा सा एंटी करप्शन नैब ये सारे देखें तो आपको बहुत सारे फैक्टर ऐसे मिलेंगे कि PIA एक वक्त था कि जब दुनिया की सबसे बड़ी एयरलाइन थी और PIA में ट्रैवल करना प्रेस्टीज गिना जाता था। आज हम उसे प्राइवेटाइज कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा हादसा है, बहुत बड़ा अलमिया है। सर इसमें मेरे दिन एक सवाल आता है, जी। सिंपल सा सवाल है कि मैंने कोई करप्शन नहीं की, मैं एक पॉलिटिकल लीडर हूं और जो PIA का चेयरमैन है, सेक्रेटरी है, वो मेरे मातहत हैं और मैंने उनको सिर्फ फ़ोन करना है, ये 500 बंदों को आपने हायर करना है, ये 500 का 500 नाअहल है। मैंने कोई करप्शन नहीं की, मैंने कोई पैसा नहीं PIA का लिया, लेकिन मैंने करप्ट इनकैपेबल लोगों को हायर करवा दिया। अब ये क्या एज पर कॉन्स्टिट्यूशन मैं एज ए पॉलिटिकल लीडर गुनहगार हूँगा? जी बिल्कुल ऐसे ही है। ये बहुत बड़ा जुर्म है, बहुत बड़ा ऑफेंस है। जब भी किसी को फ्लॉप करना हो तो वहाँ पर शहबाज शरीफ के बाद वो उस्मान बुज़दार लगा दे तो सूबा फ्लॉप हो जाता है। ये इससे बड़ी और नाअहली क्या हो सकती है कि जब आप किसी मेरिट को कंप्रोमाइज़ करते हैं, तो ये करप्शन की सबसे बुरी मिसाल है।
यहाँ करप्शन, देखिए एक आदमी एक टाइम में करप्शन करता है तो वो एक लॉस देता है, एक आदमी नाहल को वहाँ डिप्लॉय कर देता है, तो इसका मतलब है वो जब तक काम करता रहेगा उसका तो कॉन्सिक्वेंशियल लॉस जो है वो होता रहेगा। तो ये तो बहुत बड़ी करप्शन। सर उसमें जो सेक्रेटरी बैठा हुआ है, वो जो चेयरमैन पीआईए है, या उसके नीचे जो सीईओ साहब बैठे हुए हैं जिन्होंने हायरिंग की, जो इसका मतलब है कि पूरी चेन ही एक इसके ऊपर का गद्दारी का मुकदमा नहीं बनता? जी बिल्कुल बनता है। इसमें आप देखें ना कि कहाँ पर आइन में या कानून में ये लिखा है कि अगर मिनिस्टर ने कुछ कह दिया है या किसी जो है आपसे इमीडिएट बॉस है उसने कोई ऑर्डर कर दिया तो उसको ओबे करना ज़रूरी है। लॉ तो ये कहता है कि अगर वो इलीगल ऑर्डर कर रहा है तो आप उसे डिसओबे करें, आप उसके अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं, आप हायर अथॉरिटी में बता सकते हैं। और आज तो सोशल मीडिया ने इतना वो है कंफर्ट जोन डेवलप कर दिया कि आप आसानी से अपने व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, कहीं पर आप एक मैसेज ड्रॉप कर दें तो प्रोलिफरेट हो जाता है। सर मेरी ना एक्चुअली एक मीटिंग हुई थी 2022 में शायद, हाँ जी, या 2023 में, याद नहीं पड़ता, फॉर CEO ऑफ PIA एयरलाइन। जिन बोर्ड मेंबर्स ने मेरा इंटरव्यू लिया या जिनसे मेरी मीटिंग हुई, गपशप हुई, उसमें जो मुझे इंट्रोडक्शन दिया गया कि ये फलाने साहब हैं, ये 55 साल का एयरलाइन का एक्सपीरियंस है, 55 साल, 80+ थे वो साहब। और दूसरे जी इनका एयरलाइन सप्लाई चेन में, फूड सप्लाई चेन में जी 30 साल का एक्सपीरियंस है, 55 + 30, 85 और एक सेक्रेटरी साहब बैठे हैं जो 5 साल का जिनका एक्सपीरियंस है, यानी कि 80-90 साल का एक्सपीरियंस मेरे सामने बैठा हुआ है। कहते जी हाउ यू विल रिवाइव PIA एयरलाइन। मैंने कहा सर 3 काम कर लें कि जी आपका मार्केट शेयर 2011 में 80% था डोमेस्टिक पैसेंजर का, अब वो 40% है, इसको दोबारा 50-60% पे ले आए तो आप प्रॉफिट में आ जाएंगे। इस बात पे वो गुस्से में आ गए कि जी हमारा सीट फैक्टर 85% है। मैंने कहा जी सीट फैक्टर 85 है ना, आप अपने इस सीट फैक्टर को भी 95 पे भी लेके जा सकते हैं, आप अपना फ्लीट बढ़ा सकते हैं, आपके पास एम्प्लॉय ज्यादा। नहीं, हम सीट फैक्टर पे बैठे हुए हैं, हम 85 पर दूर, बात खत्म। दूसरा मैंने कहा जी आप अपनी लाइबिलिटीज को कन्वर्ट कर लें एसेट में। इसका मतलब यह कि आपके पास एक्स्ट्रा लोग हैं, या तो उनको रिसोर्स बना लें, कंसल्टेंट बना लें, या जहाज फारिग पड़े हैं उनको यूटिलाइजेशन मिले। तो इसका जवाब उन साहब का था, बड़े साहब का, कि कन्वर्जन ऑफ लाइबिलिटीज टू एसेट वो समझ नहीं पाए, ना मार्केट शेयर को समझ पाए कि आपका मार्केट शेयर 40%, 80 से 40 आया है, यानी कि 100% गिरा है आज की गिरावट के हिसाब से, कि आज 40 है, 80 था तो 100% गिरा है। तो आप इसको बढ़ा लें, ये समझ नहीं आई। कन्वर्जन ऑफ लाइबिलिटीज इनटू एसेट समझ नहीं, कहते जी हमारी लाइबिलिटी तो गवर्नमेंट पाकिस्तान देगी, शहजादा क्या बात करते हैं। इसी तरह तीसरा एक और पॉइंट था, मैं सर पकड़ के बैठ गया कि यार कौन लोग हैं ये जिनके कंट्रोल में एक हमारी मदर PIA एयरलाइन है जिसकी बॉस एयरलाइन। सो ये है इनकैपेबल लीडरशिप एट टॉप लेवल, इनकैपेबल लीडरशिप एट ऑब्वियसली लो लेवल। इस सिचुएशन में वो जो साहब जिन्होंने 40-55 साल 50 साल इस PIA से खाया पिया, क्या वो इसका मुस्तहिक नहीं कि उसके ऊपर कोई चार्ज शीट लगाई जा सके? देखिए मेरे नज़दीक तो ऐसे लोगों के ऊपर डेथ सेंटेंस होना चाहिए। ये करप्शन छोटी नहीं है, ये तो इतना बड़ा गुनाह है और इतना बड़ा जुर्म है कि आपने कैसे नाअहल आदमी को वहाँ बिठा दिया जिसको उस चीज़ की नो हाउ ही नहीं है। तो यकीनन बात है कि वो जब इस तरह की काली भेड़ें और भैंसें मौजूद होंगी तो उन्होंने पाकिस्तान को अजदहा बन के खा ही जाना है, उनको सारे एसेट को तबाह बर्बाद ही करना है। और यही वजह है कि कहीं भी आप देखें जब ये गिरावट शुरू हुई तो किसी भी लेवल पे हमें ये नज़र नहीं आया कि वो वापस संभल रही हो, किसी ने थोड़ा सा गुजारा किया हो। वो गिरते ये यकीनी बात है कि जब एक बहुत बड़ा इदारा गिरता है तो उसको गिरने में कुछ टाइम लगता है। तो वो टाइटैनिक डूबते यहाँ तक सर अभी यहाँ पहुंचा, लेकिन अब तो 800 बिलियन की लायबिलिटी भी खत्म हो गई। अब तो सूद जो पे कर रहे थे PIA के ऊपर सूद आ रहा था, जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान हर महीने इस 800 अरब पे सूद ले रहा था, वो भी तो अमाउंट थी ना। देखिए ये कैसी जी पॉलिसी है कि एक ही मुल्क के एक ही चेहरे की 2 आंखें हैं, ये एक ही जिस्म के 2 बाजुएं और एक जो है वो दूसरे को काट रहा है। तो यहाँ कोई ऐसी पॉलिसी नहीं बनी कि वो उसको अगर एक इंजर्ड है, एक जख्मी है तो उसको सपोर्ट किया जाए। आप इसराइल में देखिए, वो कहता है यहूदी से यहूदी जो है वो सूद नहीं लेगा, उसको पूरा सपोर्ट करेगा। तो आज वो कहाँ तक पहुँचे हुए हैं। तो हमारे यहाँ पॉलिसीज़ का ये बड़ा प्रॉब्लम है कि जो
डिपार्टमेंटल एक दूसरे की फेवर कोऑपरेशन है वो तो हो नहीं रही, और उसके बाद इलीगैलिटी और फिर मैरिट को कंप्रोमाइज़ करना, नेपोटिज्म होना, ये सारी बातें। और एक बड़ा प्रॉब्लम ये है कि यहाँ सबसे ज़्यादा इस चीज़ को कहीं किसी ने नोट नहीं किया कि जब आपने किसी को वहाँ पे अपॉइंट किया है, उसके जाते वक्त अगर लॉस हो रहा है तो आप उसे इमीडिएट वहीं पर कर सकते हैं, उसकी रिपोर्ट कर सकते हैं। क्या वो लॉस जो था वो उसकी अपनी जिम्मेदारी थी, उसकी अपनी नेग्लिजेंस थी, या कोई वो ऐसे फैक्टर्स थे। तो जब आप टाइमली उसको डायग्नोज करते जाएंगे तो फिर लॉस जो है वो लॉन्ग टर्म नहीं होगा, उस पर आप कवरेज कर सकते हैं। सर अभी ये एक ही स्टेट ऑर्गन नहीं, और भी स्टेट ऑर्गन देखें। अगर चाइना ने, आपने जो बात की, अगर उसमें एक स्टेट ऑर्गन कहीं वीक हो रहा है ना, तो दूसरा स्टेट ऑर्गन ऐसी पॉलिसी क्रिएट करता है कि वो जो स्टेट ऑर्गन हमारा वीक हो रहा था उसको सपोर्ट में लेते खड़ा हो जाता है। जी हमारे यहाँ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हो, प्राइवेट इन्वेस्टर हो, जो इवन पीपीपी का हेड है बेचारा, वो भी पता नहीं कितना बड़ा दोस्त हमारा सिफारिशी, कहां से शहजादे आए हुए हैं, कोई काम होने नहीं देता कि जी टॉप 5 फर्म से एडवाइजरी सर्विस होगी, पीआईए की प्राइवेटाइजेशन करनी है तो $10 मिलियन फलानी फर्म को दे दो। अब यार $10 मिलियन कोई अमाउंट होती है, इसके ऊपर एक एयरलाइन खड़ी हो जाती है। ये छोटी छोटी एयरलाइनें जो सयाल एयर, ये कितने 5-10 मिलियन पे ये एयरलाइनें खड़ी हुई हैं, और हमने कंसल्टेंसी फीस दे दी इतनी बड़ी। ये माइंड सेट है किसी को खुश करने के लिए, चीज़ों को मैनेज करने के लिए। तो अभी जो चाइना है सर, सवाल ये है कि वो तो एक दूसरे स्टेट ऑर्गन को सपोर्ट करते हैं, हमारे यहाँ स्टेट ऑर्गन क्या, जो आम आदमी है उसको सपोर्ट करने के लिए कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं आता। आज ये एम्प्लॉयज हमारे विक्टिम बन रहे हैं। अब पीआईए एयरलाइन के 1 साल बाद फायरिंग हायरिंग शुरू हो जानी है, यानी कि ये जो लोग हैं 1 साल तक तनख्वाहों का बजट उन्होंने रख लिया है, जो भी लेगा आज उसने कहना जी 1 साल बाद ये सारे एम्प्लॉयज फायर है। ये एक 30-40 हज़ार एम्प्लॉय कहाँ जाएगा? देखना, ये तो इतना बड़ा अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगी, इतना फुकदान हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला किया था कि अगर किसी महकमे में कोई भी बंदा इलीगल अपॉइंट हो गया या रॉन्गली अपॉइंट हो गया और उसने वहाँ पे 7 ईयर सर्व कर दिया है तो अब आप उसे निकाल नहीं सकते, क्योंकि अब उसका माइंडसेट, उसकी नेचर सारी वो बन गई है कि वो अब कहीं और सर्व नहीं कर सकता। तो आप देखें जिनके सालों की ज़िंदगी यहाँ गुजरी हुई है, फिर उसका नतीजा क्या निकलेगा? वो जब भी अनएम्प्लॉयमेंट होगी तब ऑफेंस होगा, तब करप्शन बढ़ेगी, तब एक पर कैपिटा भी नीचे गिरेगा, और एक लॉन्ग चेन जो है वो गैर कानूनी अमूर में आ जाएगी, और फिर उसके साथ साथ लिटिगेशन होगी। ये लोग एकदम से फायर होने के बाद घर तो नहीं बैठेंगे, ये सुप्रीम कोर्ट आ जाएंगे, हाई कोर्ट आ जाएंगे, फिर वो बर्डन उधर बढ़ जाएगा। तो ये देखिए, असल में ये ना, ये गिद्दे हैं, ये गिद्दे हैं जो पाकिस्तान को खा रही हैं और उनको नोच रही हैं। ये यहाँ पर समझना चाहिए कि अगर आप इतने $10 मिलियन एक एडवाइजरी के लिए दे रहे हैं तो बेसिकली उसके पीछे फिर कोई किक बैक होगी या कोई और इस किस्म का करप्शन होगा। तो ये सारा मिलजुल के पाकिस्तान को निचोड़, हमारे मुल्क को निचोड़ा जा रहा है थ्रू पॉलिसीज, बाय हुक और क्रुक। नाज़रीन, ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद दोबारा बात करते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, शहजादा शौकत प्रोग्राम सनत व मईशत में आपके साथ। 12 करोड़ लोग गुर्बत की लकीर से नीचे, 22 करोड़ लोग गुर्बत में गरीब हैं, और हमारा 21वें ग्रेड का ऑफिसर अपनी हलाल की कमाई से 150 साल सेविंग करता रहे और अपनी आज की कॉस्ट ऑफ लिविंग में सरवाइव करता रहे, अपना घर नहीं बना सकता। ये है फ्लॉ, ये है हमारी पॉलिसियों में प्रॉब्लम कि जब तक इनकम की वैल्यू नहीं बढ़ाएंगे, कॉस्ट ऑफ लिविंग से ज़्यादा नहीं होगी, तब तक एफबीआर अपने टारगेट अचीव नहीं कर सकता। जब एफबीआर अपने टारगेट अचीव नहीं कर पाएगा तो प्राइवेटाइजेशन, स्टेट ऑर्गन को कभी आप एयरपोर्ट भेज देंगे, कभी ड्राई पोर्ट भेज देंगे, कभी कोई और पोर्ट, केपीटी पोर्ट किसी और को दे देंगे, कभी पोर्ट कासिम पे चले जाएंगे, कभी एयरलाइन की तरफ अब आप आ गए हैं, पहले पीटीसीएल बेच चुके हैं। ये सारी सिचुएशन है कि आप एक एक करके अपनी सड़कें, अपने एसेट श्रीलंका की तरह बेचते जाएंगे, लेकिन आपका एफबीआर कभी भी कामयाब नहीं हो सकता जब तक एफबीआर और मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस आम आदमी की इनकम बढ़ाने की तरफ ना आए। वक्फे पे जाने से पहले हम पीआईए की प्राइवेटाइजेशन के ऊपर बात कर रहे थे, इकोनॉमिक प्रॉब्लम पे बात कर रहे थे। अभी वक्फे के बाद हम बात कंटिन्यू करते हैं। राना साहब, एक दोस्त हमारा बहुत मेहनती है,
वो मेहनत इतनी करता है, दिन रात कमाता है और अपने बच्चे के लिए $1,00,000 के इक्विवेलेंट 10 लाख रुपए सेव करके दे जाता है। वो उसकी वालदा जब बच्चा बड़ा होता है वो 10 लाख निकाल के उसको देती है कि बेटा ये $1,00,000 खून पसीने से कमाया था तेरे बाप ने, ये जा लेके आ। वो जाता है तो $3,000 आते हैं। ये $97,000 कौन ले गया? ये $97,000 इकोनॉमिक पॉलिसीज के तहत कमाया $1,00,000 था लेकिन मिला $3,000। इस तरह की हमारी पॉलिसीज में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने हम पाकिस्तानियों को फंसा दिया हुआ है। अब ये सिचुएशन ये कि इससे निकलना भी चाहते हैं लेकिन हमें कोई हल नजर नहीं आता। आज ये प्राइवेटाइज कर रहे हैं, कल हम कोई और अदारा प्राइवेटाइज करेंगे, कोई और, क्योंकि वो अदारा जिसमें जूस है उसकी तरफ लोग आएंगे, अदरवाइज वो बंद कर देती है। जी बिल्कुल ऐसे। अब इसमें प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं क्योंकि पीआईए में जूस है, इसके एसेट भी हैं, इसके रूट्स भी हैं जिनकी वैल्यू है। अगर कल को ये जो 80 अरब डाला जा रहा है ये तो उनके पास ही है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास कुछ नहीं आ रहा। जी। इसमें एक प्लस पॉइंट है कि जी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जान छूट गई सैलरियां देने से। कोई थोड़ा बहुत डोनेशन जो जाता था, कोई थोड़ी बहुत जो उनके लिए एलोकेशन थी, इसमें मैं प्रोग्राम करूंगा वो एनुअल, लेकिन इसके एवज गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को पीआईए क्या दे रही थी? सब्सिडाइज टिकटें, फ्री टिकटें, आना जाना सहूलत, चार्टर फ्लाइट्स फ्री। अब ये सब कुछ फ्री जाने के बाद जब ये इसका पे करना पड़ेगा तो हर साल, मैं मिसाल देता हूं कि 15 से 20 अरब अगर डाल रही थी गवर्नमेंट इसको सर्वाइवल के लिए, अब 30 अरब 40 अरब रुपया गवर्नमेंट इनको देगी टिकटों की मद में। तो अब तो फर्क तो ना हुआ ना सर? ये बिल्कुल ऐसे ही हुआ ना कि जैसे एक ड्राइवर जो है वो अपना गैस सिलेंडर, ऑक्सीजन सिलेंडर कहीं फेंक दे और उसके बाद दूसरों से उधार मांगता फिरे। ये इतनी बड़ी बेवकूफ़ी और हमाकत है। आप देखें ये जो आपने $3,000 जेब में रह जाने की बात की, $3,00,000, वो ये एक ऐसी चोरी है कि आपके पास नंबर ऑफ नोट जो हैं वो वही हैं मगर उनकी वैल्यू कम हो गई। उसकी वजह इन्फ्लेशन है। अगर यही बात वो डॉलरों में रख ले, पाउंड स्टर्लिंग में रख ले, तो वो उसकी इन्फ्लेशन में नहीं जाएगा क्योंकि वहाँ पे इकोनॉमी जो है वो स्ट्रांग हो रही है, स्टेबल हो रही है। तो हमारे यहाँ प्रॉब्लम यही हो रहा है। जैसे आपने एफबीआर का जिक्र किया, अब एफबीआर भी नंबर ऑफ एनटीएन बढ़ा लेती है मगर प्रोडक्टिव जो है टैक्स वो रिकवरी नहीं कर पाती। हमें ये करना होगा कि हम जो नॉन प्रोडक्टिव एनटीएन है ना उनको अगर हम वो एग्जेम्प्ट कर दें और हम एक फैमिली के लिए एक एनटीएन बना लें तो फिर हमारा स्कोर सही कैलकुलेट हो सकेगा। अभी हम समझते हैं 14 मिलियन के करीब हमारे पास एनटीएन है और 7.3 मिलियन के करीब हमारे पास टैक्स रिकवरी हो रही है। एफबीआर की प्रोग्रेस भी इतनी फ्लॉप है कि एफबीआर जो फेक डिमांड्स बना के लोगों को परेशान करती है तो वो भी लोगों को डिस्करेज करती है कि वो बिज़नेस ना करें। एक्चुअल ये है किसी भी कंट्री में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि वो उसके यहाँ प्रोडक्शन जो है उसको जो है वो सपोर्ट किया जाए या उसको उसके लिए फेवर्स की जाए। जितनी हमारे यहाँ प्रोडक्शन होना शुरू हो जाएगी उतना हमारा पर कैपिटा बढ़ना शुरू हो जाएगा। और टैक्स का निज़ाम तो आप देखें कि एक गरीब आदमी, एक फ़कीर आदमी माचिस खरीदते वक्त, आटा खरीदते वक्त, चीनी खरीदते वक्त वो हर वक्त अमीर लोगों को टैक्स दे रहा है। आप अंदाज़ा करें जिसके घर में एक बल्ब जलता है वो उनको टैक्स दे रहा है जिनके महल्लात में बिजली मुफ्त है। तो ये भी एक सिस्टम हमारे यहाँ बड़ा प्रॉब्लम का है। मैं आपकी वसातत से ये कहना चाहता हूँ कि ये जो हमने फ्री चीज़ें कर दी हैं ना कि अगर वापडा है तो वो इतने यूनिट फ्री, अगर फलां महकमे में तो उसको इतनी चीज़ें फ्री, ये नहीं होना चाहिए। उसके एक सैलरी पैकेज दें और उसके अंदर वो अपना काम सर करें। ये बदमाशी है ना। देखें पॉलिसी प्रोटेक्टेड बिजनेस है। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं कि एनर्जी सेक्टर की आपने बात की, ये एक पॉलिसी एनर्जी पॉलिसी है। उस पॉलिसी में कंज्यूमर ने में जो कि हम सब हैं पाकिस्तानी हैं, कंज्यूमर ने सूद भी पे करना है, कंज्यूमर ने डेप्रिसिएशन की मद में भी पे करना है, कंज्यूमर ने सर्विस की मद, कंज्यूमर ने तमाम कास्ट, सेल टैक्स, इनकम टैक्स और 32 किस्म के जो टैक्सेस बिजलियों में है सब के सब पे करने हैं और उसमें जो फ्री यूनिट वो भी पे करने। इसका मतलब कंज्यूमर है लेकिन कंज्यूमर के लिए कोई बेनिफिट नहीं है। कंज्यूमर इज एन एसेट फॉर देम जो उसको पे करेगा। अब मेरा सवाल सर ये है, बैंकिंग पॉलिसी ले लें, उसमें भी जो कस्टमर है उसने सब कुछ पे करना है लेकिन बैंकिंग पॉलिसीज को भी बैंकिंग ऑर्डिनेंस के तहत, बैंकिंग कोड्स के तहत एक शेल्टर दी गई है, प्रोटेक्शन दी गई है। यानी कि
स्टेट ऑर्गन्स और बैंकिंग सिस्टम को एक शेल्टर है जी। और बाकी 24 करोड़ लोगों को कोई शेल्टर नहीं है, कोई प्रोटेक्शन नहीं है। उस शेल्टर का हम क्या करें जहां पे एक बैंक ऑफिसर, एक बिजली वाला ऑफिसर अपने बेनिफिट के लिए पूरी कौम को बंदी बना देता है। जी जी, देखिए असल में यहाँ प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम असल में यह है कि लोग इतनी बुरी तरह अपनी इकोनॉमी फंसे हुए हैं कि उनके यहाँ सुबह से लेकर रात तक मेहनत करके भी रात की रोटी पूरी नहीं होती। इस वजह से लोगों के यहाँ ना तो तालीम है और ना ही लीगल रेमेडी सीख करने का कोई शऊर या कोई इदराक है। हमारे यहाँ कोई ऐसी एनजीओ काम नहीं कर रही जो इन इश्यूज़ के ऊपर केसेस फाइल करे और लोगों के लिए जो कानून में सहूलियात मौजूद है वो प्रोवाइड करे। ना ही गवर्नमेंट कोई ऐसी पॉलिसी बना रही है जिसके अंदर वो किसी फ़र्द को ये समझते हैं कि गवर्नमेंट के जो ऑर्गन्स हैं शायद वो गवर्नमेंट है। इनको ये समझना होगा कि जो इंडिविजुअल है असल में वो गवर्नमेंट है। अगर इंडिविजुअल खुशहाल होगा, अगर इंडिविजुअल तक वो चीज़ें पहुंचेंगी तो फिर गवर्नमेंट तरक्की कर सकेगी, वरना तो यही होता रहेगा। हर सियासी हुकूमत आएगी, वो 5 साल मनसूबा देगी, दूसरी हुकूमत आएगी, वो उन मनसूबों को मनसूख करके अपनी नेम प्लेटें लगा के सर 5 साल मनसूबा क्या, मैं आपको मिसाल देता हूँ। मेरे एक दोस्त आए बाहर से, वो कहते हैं यार मैंने 2 घर बनाए कराची में और एक मेरा जो दोस्त गरीब था उसको मैंने किराए पे दिया और दूसरे में मैंने खुद रहना था, लेकिन मैं बाहर जा रहा था तो उसको भी किराए पे दे दिया। अब इन दोनों घरों पे चूंकि मैंने किस्त देनी थी एक बैंक की, तो इन दोनों घरों पे, और मेरा दोस्त बैंक एम्प्लॉई था, मेरे दोस्त ने गठजोड़ करके मुझ पे FIR कर दी और मेरे दोनों घरों पे कब्जा कर लिया। अब वो दोनों घर उसके हैं जी, और मेरे पे FIR, और 20 साल हो गए हैं कि वो मेरे 2 घर DHA में मेरे नाम है, लेकिन वो मेरे पास नहीं है। वो एक बैंक ऑफिसर है जिसने बैंक पॉलिसीज के तहत उसको अपने पास कर लिया और अंदर ही खाते में कुछ सेल एग्रीमेंट भी ट्रांसफर कर लिए हुए। कहते ये है हमारा बैंकिंग सिस्टम, जिसके पास शेल्टर नहीं है वो बेचारा एक्सपोज है, और जो बैंकिंग पॉलिसी या गवर्नमेंट पॉलिसीज के लोग हैं वो हर तरह से एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। देखिए यहाँ ये बात तो कानून और आइन के साथ साथ जो भी हम करेंगे वहाँ यहाँ एक नुकता ये भी है कि बैंक जो है वो तो सूद का काम कर रहा है, और सूद तो अल्लाह ताला कुरान पाक सूरह अल-बकरा में कहते हैं कि ये अल्लाह और अल्लाह के रसूल के साथ जंग है। तो जब एक बंदा इसमें इन्वॉल्व होता है तो फिर आप देखें उसकी कहीं ना कहीं ऐसे मत मारी जाती है कि उसको समझ नहीं आती कि हुआ क्या है। अब यहाँ भी ये सूरत हाल है। हमारे यहाँ पॉलिसी इस तरह की बैंकों ने बना रखी है कि आप एक बार छोटा सा कोई लोन कोई सूद पे ले लें फिर वो आपकी जान नहीं छोड़ता, वो बात वहीं के वहीं रहती है। मैं आजकल एक केस भी कर रहा हूँ, एक छोटा सा लोन है 10 लाख रुपए का और 7.5 लाख रुपए अदा हो चुके हैं। इसके बावजूद वो 10 लाख जो है वो इस वक्त 15.5 लाख रुपए पे जा चुका और उसका केस चल रहा है। यानी ये इस तरह करते हैं कि आपकी मलाई खाते रहते हैं, बाद में आपकी हड्डियों के मिख भी खा जाते हैं। और इसके लिए कानून में उनको पूरा प्रोवाइड किया गया शेल्टर, उनको पूरी रेमेडी, पूरे कोर्स बना दिए गए और जितनी कानून साजी की गई है अगर आप उसमें देखें तो उसमें जो लोन लेने वाला है उसके लिए एक भी बेनिफिट नहीं है, बल्कि एक चक्की में उसको डाल के तो पीस देने का काम करते हैं। सिस्टम ही ये है ना कि जो पूरा फाइनेंशियल सिस्टम है उसमें बैंकिंग सिस्टम और उसके एम्प्लॉयज एंजॉय करते हैं, जो बेचारा सूद देने वाला अल्लाह के साथ जंग में है उसने तो कामयाब होना नहीं है। लेकिन फिर भी बेईमानी में भी कोई ना कोई ईमानदारी चलती है। सूदी बिजनेस में कहीं ना कहीं इंटेग्रिटी ऑनेस्टी होती है पूरी दुनिया में, लेकिन यहाँ पे वो भी नहीं है कि आम बैंक का एम्प्लॉय कुछ भी कर सकता है, कुछ किसी तरीके से भी स्नब कर सकता है, स्नैच कर सकता है, वैल्यू लेके जा सकता है। सर अब इसमें ये पूरी स्टोरी जो हमने बात की, हमने प्राइवेटाइजेशन की, चाइना की, पाकिस्तान की, एनर्जी सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर, आखिरी 10 मिनट रहते हैं सर, कोई होप भी है हमारे मुल्क को? देखें, जहाँ तक हमारे पास आइन है, कानून है, और इस वक्त तो मैं समझता हूँ कि हमारे पास फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब भी एक होप हैं। गवर्नमेंट भी कुछ पॉलिसीज़ शॉर्ट टर्म पे बना रही है जो होप पैदा करती हैं, मगर प्रॉब्लम यह है कि मरीज़ जो है वो कैंसर का मरीज़ है, वो पैनाडोल की गोलियों से ठीक नहीं होगा, उसके लिए लॉन्ग टर्म पॉलिसीज हमें लाना पड़ेंगी। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ, या मैं इस वक्त थोड़ा सा मुतमईन इसलिए हूँ कि लगता है कि शायद ये बात ठीक हो जाएगी, कुछ पॉलिसीज़ ऐसी बना दी जाएंगी। पंजाब गवर्नमेंट ने बहुत सारे कवानीन बनाए, जिनमें से वैसे कल एक वो प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन वाला तो हाई कोर्ट ने सर वो तो उसमें क्या स्टेटमेंट में कुछ सच्चाई है, उसमें जाती उम्र भी चला जाएगा कि जी जी ये बिल्कुल बात है।
असल में ये जहाँ तक पब्लिक की वेलफेयर बड़ी स्पीडी उन्होंने करना शुरू की। एक आदमी जो जुडिशल माइंड ही नहीं है उसको आप जुडिशरी का काम दे देंगे तो काम ख़राब हो जाएगा। इसमें बहुत सी खराफात पैदा हुई थी। उनको इससे पहले कानून आया था इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट, वो एक अच्छा प्रोसीजर था कि एडिशनल सेशन जज साहब उसको एंटरटेन करते थे और वो एसएचओ से और पटवारी से डायरेक्ट रिपोर्ट मंगवा लेते थे। वो थोड़ा सा हमारे यहाँ सोया पड़ा कानून है, मौजूद है, मगर उस पर कोई अमल दरामद नहीं हो रहा। अगर इसकी बजाय उसको एक्टिव कर लिया जाए तो मेरे ख्याल में लोगों को ज़्यादा स्पीडी रेमेडी मिल जाएगी। उसके अंदर था 30 डेज़ में एडिशनल सेशन जज साहब फैसला करते थे कि प्रॉपर्टी किसकी है और किसको मिलनी चाहिए। तो इस तरह के कवानीन जो मौजूद है हमारे यहाँ ओवरलैपिंग हो रही है। जो कवानीन मौजूद हैं उन्हीं को अगर एक्टिव या सुपर एक्टिव कर लिया जाए, उनके अंदर अमेंडमेंट कर दी जाए, हमारी सीपीसी, पीपीसी, सीआरपीसी में से जो डिलेइंग टैक्सेस की प्रोविजन है वो निकाल दी जाएं। जैसे आप देखें कि बैंकिंग लॉस में जब आपको पहला नोटिस मिलता है तो आपने विद इन 10 डेज रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करना होता है, जिसे लीव टू डिफेंड कहते हैं। इसी तरह वहाँ आप जाके देखते हैं तो 5-5, 6-6 तारीखें पड़ रही होती हैं कि जी जवाबदावा तैयार नहीं, जवाबदावा तैयार नहीं। तो उन प्रोविजंस को अगर आप निकाल दें और उसके लिए अच्छी एक अमेंडमेंट कर दें तो मेरे ख्याल में फिर लोगों में जब इंसाफ चलेगा तो इंसाफ कायम होगा, अदल कायम होगा तो फिर बेहतरी आ सर जाएगी। उम्मीद तो इंशाल्लाह है कि पाकिस्तान तरक्की याफ्ता पाकिस्तान बनेगा। उसमें जो इस वक्त आइडियाज़ हैं, जो शहबाज शरीफ साहब की टीम है, या इस वक्त हमें इकोनॉमिस्ट चाहिए, स्नाइपर्स नहीं चाहिए। जी जी ऐसे स्नाइपर्स, मैं स्नाइपर नहीं बन सकता जी लेकिन स्नाइपर का नेमुल बदल भी नहीं हो सकता। जी इस वक्त आसिम मुनीर साहब और शहबाज शरीफ साहब को मुआशी जंगजू चाहिए। हाँ जी वो मुआशी जंगजू जो उनके इर्द गिर्द मुआशी जंगजू हैं, जो मुआशी माहिर मुआशियात हैं, वो बेचारे तो ये $1 लाख वाले में सवाल का जवाब आज तक कोई इकोनॉमिस्ट नहीं दे सका कि वो $1 लाख, $3,000, $97,000 कौन ले गया। ये कोई माहिर मुआशियत अभी तक जवाब नहीं दे पाए। जी जी ये क्योंकि जी शायद पॉलिसीज में चला गया ये वो, या उसने को मेरा प्रोग्राम देखा हुआ। एनीवेज पॉइंट ये है सर कि मुआशी जंगजू और शहबाज शरीफ साहब जो हमारे सिपा सलार हैं, मुआशी सिपा सलार हैं, इन दोनों की सनर्जी बन जाए तो शायद को मामला आगे चलें। लेकिन ये सनर्जी बनाने के लिए ब्यूरोक्रेसी सबसे बड़ी हर्डल है। सर प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ जब इंसान अपना फ़ायदा सोचता है तो वो कहता है जहाँ मैं बैठा हूँ मुझे इससे ज़्यादा बेनिफिट और आने चाहिए और मुझे और चीज़ों पे जाना चाहिए। अगर हम पाकिस्तान के लिए सोचेंगे तो फिर अपने मफादात को ज़िबा करना पड़ेगा, जो कि बहुत मुश्किल काम हो रहा है। हमारे यहाँ पॉलिसीज़ में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ब्यूरोक्रेसी जो करती है वो इसीलिए करती है कि चूँकि सियासतदान जो आ रहा है उसके तो जज्बात हैं कि मैं पाकिस्तान के लिए कुछ करूँ, मगर अगर वो उसको ओबे कर दें तो फिर अपनी ब्यूरोक्रेसी को तो खैर मनानी पड़ेगी, लिहाजा वो ये काम करने नहीं देते। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। हमें इतने बड़े इकोनॉमिक टाइकॉन्स चाहिए, मैं तो माहिरीन को से भी ऊपर कहूँगा कि टाइकॉन्स की ज़रूरत है जो कि इस इकॉनमी को स्टेबल कर सकें, उनको पॉलिसीज दे सकें और ये सारा निज़ाम जो है वो प्रॉपर हो सके। सर उसमें एक जो अभी जो PIA का है इसमें एक बड़ा ही अच्छा ऑप्शन हो सकता है, वो ये कि बजाय इसके कि किसी एक टाइकून को ये दे दें PIA और फ्री में दे दें, ये हम पाकिस्तानियों से मीटिंग क्यों नहीं करते, पाकिस्तान के ट्रैवल एजेंट को बिठाएं, यहाँ के टेक्नोक्रेट्स को बिठाएं, एविएशन एक्सपर्ट को बिठाएं कि जी ये PIA है, ये जो टॉप क्रीम है हम इसको निकाल के बाहर फेंक रहे हैं, ये जो 55 और 90 साल एक्सपीरियंस है जो फूड चेन सप्लाई चेन मैनेज करके बैठे हुए हैं और अपने पर्क्स ले रहे हैं, और इसको कैसे ठीक करना है। मैं लिटरली मैं कहता हूँ ये कौमी एयरलाइन है, किसी ने गिफ्ट की थी पाकिस्तान को, इस कौमी एयरलाइन को इस कौम को लौटा दें बजाय कि किसी कैपिटलिस्ट इन्वेस्टर को दे दें। जी जी बिल्कुल, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। और जब तक स्टेक होल्डर के साथ आप डायलॉग नहीं करेंगे आपको प्रॉब्लम ही समझ नहीं आएगी। तो इसके लिए ये तो बड़ी ज़रूरी है, ये पॉलिसी हर जगह होनी चाहिए कि अगर आप स्टेक होल्डर्स को उसमें लूप में लें और उसको डायरेक्ट बैठें, मगर यहाँ ये कौम को दे दें ना, ये एयरलाइन कौम को दे दें। आप स्टेट ऑर्गन स्टेट एम्प्लॉइज बाहर निकल जाएं, कौम के लोग पकड़े, टेक्नोक्रेट पकड़ते कि जी हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं, ये कौमी एयरलाइन है, ये कौम के 500 दोस्त हैं, ये 500 दोस्त इसकी कमेटियां बनाएं, ये चीजें बने, ये मैनेज करेंगे और उसमें अपनी पॉलिटिकल नाक नहीं घुसाएं या ब्यूरोक्रेसी की नाक नहीं घुसाएं या सेक्रेटरी एविएशन ना घुसाएं या कोई और ऐसा बंदा ना घुसाएं जो फिर दोबारा वही पॉलिटिकल। रिस्पेक्टेड जरदारी साहब का फोन आ रहा है, रिस्पेक्टेड नवाज शरीफ साहब का फोन आ रहा है, रिस्पेक्टेड बेनजीर साहब का फोन आ रहा है, रिस्पेक्टेड
एविएशन साहब का फोन आ रहा है, जनरल साहब का, कि जी हायरिंग कर दें, तो रिस्पेक्टेड खत्म हो जाएंगे जब ये कौम के पास कौमी एयरलाइन होगी। देखें, ये आप अमेरिका में अगर देखें कोई अपॉइंटमेंट होती है ना, तो वो जब बंदा अप्लाई करता है तो उसे कहते हैं कि आप किसी 2 लोगों से लिखवा कर लाएं कि आप इस जॉब के काबिल हैं कि नहीं, और अगर वो कैपेबल नहीं होता तो उन 2 लोगों की भी अकाउंटेबिलिटी होती है, वो भी शुरू हो जाती है, वो भी शुरू हो जाती है। हाँ ठीक है, तो लिहाजा मुझे पता है कि अगर मैं किसी को रिकमेंड करने लगा हूं तो अगर ये इनकेपेबल है, ये उसकी अथॉरिटी नहीं रखता, तो फिर वो मेरे लिए भी प्रॉब्लम सर आपने वो एजेंट की आपने स्टोरी सुनाई थी ना, जो रशिया में रशियन है लेकिन अमेरिकन एजेंट है, जी जी, शायद आपने सुनाई, कि वो ये कहता था कि जी हमने रशिया में ही वो रशियन के ऊपर उन्होंने रशियन चेक लगाया कि ये गद्दार है लेकिन क्या करता है, जी जी, कुछ नहीं पकड़ा गया। लेकिन जब वो 20 साल बाद रशिया में अमेरिका में सेटल हो गया, फिर मुलाकात हुई, कहता यार तू, हमें लगता था कि अमेरिकन एजेंट है और आज तू इधर सेटल है लेकिन हम तुम्हें पकड़ नहीं सके। कहता तू भी मेरा दोस्त है बचपन में, तुम्हें बता देता हूं, मेरी एक ही ड्यूटी थी, इनकैपेबल हायरिंग। अल्लाह। कहते हैं मैंने एक मीटिंग की थी अपनी जिंदगी में, उन्होंने कहा जी तुम्हारा ये तुम्हारे रिवार्ड्स हैं, तुमने इनकैपेबल हायरिंग करनी, जब तुम रिटायर हो गए ये तुम्हारी, ये पूरी एम्पायर तुम्हारी। कहता मैंने अपनी सर्विस सिर्फ इनकैपेबल हायरिंग की है, जो घटिया तरीन शख्स था वो अहम तरीन सीट पे रखा। तो इससे बेहतर और दुश्मनी क्या हो सकती है। तो इसलिए यही प्रॉब्लम होता है ना कि जब एक आदमी में वो सलाहियत ही ना हो, वो इश्यूज को समझ ही ना सके, तो उनको एड्रेस कैसे सर लास्ट मिनट है हमारे सिपाही सालार साहब के लिए, शहबाज शरीफ साहब के लिए मैसेज कि हमने तरक्की याफ्ता पाकिस्तान देखना है, कौम को कौमी एसेट दे दिए जाएं और टेक्नोक्रेट्स को कहा जाए कि ब्यूरोक्रेसी और पोलिटिकल अब हमारी इंगेजमेंट नहीं होगी, ये कौमी एसेट कौम संभाले। देखिए, मैं इसमें जनरल आसिम मुनीर साहब को बहुत सैल्यूट करूँगा फैज़ हमीद के फ़ैसले के वाले से, फिर मैं जुडिशरी को सलूट करूँगा, वो जहांगीरी साहब का जो फ़ैसला आया उसमें जाली सनद पकड़ी गई। तो मैं ये समझता हूँ कि अब कानून की अमलदारी हो रही है, तोशाखाना में भी सलाह हुई, तो जब कानून पे अमल होना शुरू हो जाए, जब अदल होना शुरू हो जाए, तो कौमें तरक्की करती हैं। मेरी यही गुजारिश है कि अब आप शॉर्ट टर्म के साथ लॉन्ग टर्म पॉलिसी भी ऐसी बनाइए कि वो आवाम की फलाह आवाम तक पहुँचे, हर इंडिविजुअल तक उसका बेनिफिट। बहुत शुक्रिया सर आपने हमें ज्वाइन किया। नाजरीन, हमने तरक्की याफ्ता पाकिस्तान देखना है, इंशाल्लाह हम देखेंगे। हमारे साथ रहिए, हमारा हिस्सा बनिए। हम 10वें आदमी का रोल अदा कर रहे हैं, क्रिटिकली एनालिसिस दे रहे हैं, साथ सोल्यूशन भी देते हैं अपने हर प्रोग्राम में। कौमी एयरलाइन को कौम के हवाले कर दें, कौमी एयरलाइन रिवाइव कर जाएगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।